बस में 5 लॉज देखे थे। ये लॉज क्या थे? दे वर द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मतलब जब भी कोई केमिकल्स कंबाइन करते हैं तो दे फॉलो दिस लॉज। जिसमें क्या क्या लॉ था हमारा? एक लॉ ऑफ था कंजर्वेशन ऑफ मास, एक था लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन या डेफिनेट प्रपोर्शन, थर्ड था हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, फोर्थ वन वाज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन, एंड द लास्ट वन वी स्टडीड वाज Gay-Lussac's लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। कि जब भी गैसेस कंबाइन करती हैं या गैसेस बनती हैं वो हमेशा वॉल्यूम्स में बनती हैं, एंड दोज वॉल्यूम्स आर, उसका रेशियो हमेशा होल नंबर्स में रहता है, सिंपल होल नंबर रेशियो में रहता है। यहां तक देखा था हमने, ठीक है? ओके, आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसका एग्जांपल लिख लेते हैं ना, Gay-Lussac's लॉ का 1:2:1 या 1:1:2 का एग्जांपल, ठीक है? नेक्स्ट लाइन डालेंगे। अगला लॉ, एक और लास्ट लॉ, एवोगाड्रोज लॉ। एवोगाड्रोज लॉ, एवोगाड्रोज लॉ, एवोगाड्रोज लॉ। चलिए स्टेटमेंट लिखते हैं इसका, लिखेगा हाइफन डाल के स्टेटमेंट। दिस स्टेट्स दैट this states that equal volumes of all gases, equal volumes of all gases, equal volumes of all gases under similar conditions of temperature and pressure, equal volumes of all gases under similar conditions of temperature and pressure। ये मैंने आपको बताया था कि अपन ने Gay-Lussac लॉ में भी लिखा था कि कीपिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट, याद है? देखो एक बार Gay-Lussac लॉ का भी स्टेटमेंट, वहां पे ऐसा कुछ लिखा है क्या टेम्परेचर प्रेशर के बारे में? जल्दी देखो, लिखा है? जब भी हम गैसेस की वॉल्यूम का डिस्कशन करते हैं ना तो टेम्परेचर प्रेशर को कांस्टेंट रखते ही हैं। उसका कारण है कि टेम्परेचर प्रेशर को चेंज करो तो वॉल्यूम गैस का चेंज हो जाता है। तो मान लीजिए आपके पास एक गैस है, आपके पास एक गैस है और आपके पास गैस है, तीनों कंडीशंस अलग अलग नहीं है। आपके पास कम टेम्परेचर पर, आपके पास ज्यादा टेम्परेचर पे, आपके पास और ज्यादा टेम्परेचर पे गैस है। तो जाहिर सी बात है गैस का भले आपके पास क्वांटिटी सेम है बट इनके गैस का वॉल्यूम ज्यादा होगा क्योंकि इनका टेम्परेचर ज्यादा है। ये जहां पर है वहां पे टेम्परेचर की कंडीशन ज्यादा सीवियर है, तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी गैस के मॉलिक्यूल्स की, एंड दे विल गो अगेन फार अपार्ट, और फार अपार्ट जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जबकि मैंने आपको तीनों को 1-1 किलो गैस दी थी, तभी तो बोलते हैं ना कि गैसेस का कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता। 1 किलो गैस आपके पास है, 1 किलो गैस आपके पास है, 1 किलो गैस आपके पास है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंसेस इनका वॉल्यूम ज्यादा है, आपका वॉल्यूम कम है, इनका और कम हो गया। समझे क्या? इसलिए कोई भी गैसेस को अगर अपन इक्वल वॉल्यूम में लेना चाह रहे हैं तो दोज हैव टू बी एट द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, देन ओनली आप बोल सकते हो कि उनका वॉल्यूम सेम है। Am I clear? प्रेशर का भी ये काम है, प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, उल्टा करेंगे प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। गैस का प्रेशर एंड गैस का वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। प्रेशर बढ़ाओ वॉल्यूम कम हो जाएगा, है ना? प्रेशर कम करो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इसलिए प्रेशर को भी कांस्टेंट रखते हैं। Am I clear? तो अभी तक अपन क्या स्टेटमेंट लिखे हैं? इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर contain equal number of molecules, contain equal number of molecules, contain equal number of molecules। ठीक है? तो अगर आपके पास तीन लोगों के पास 3 अलग अलग गैसेस हैं बट वॉल्यूम सेम है सबका, 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे आपके पास। अगर आपके पास गैस के 10 मॉलिक्यूल है तो इनके पास भी 10 होंगे, इनके पास भी 10 होंगे, बशर्ते तीनों का वॉल्यूम सेम होना चाहिए और कंडीशन सेम होनी चाहिए। ठीक है? ये है आपका लॉ। ठीक, चलो इसमें ही इसके एप्लीकेशंस पढ़ते हैं। पहले एक सब हेडिंग डालना एवोगाड्रोस लॉ के नीचे ही
applications of Avogadro's law. Applications of Avogadro's law. Applications of Avogadro's law. पहला एप्लीकेशन लिखना, in the calculation of atomicity of elementary gases. देखो दो बड़े बड़े वर्ड लिखे हैं यहाँ पे, एक लिखा है एटॉमिसिटी, दूसरा लिखा है एलिमेंट्री गैस। पहले इनका मीनिंग आना चाहिए ना, तभी अपन आगे समझ जाएंगे कि हमको करना क्या है इस एप्लीकेशन में। तो पहले बताओ एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिसिटी? क्लास 9 10th में पढ़ते हैं तो ना, नंबर ऑफ एटम्स किसमें, थोड़ा अच्छे से, थोड़ा सा क्लोज है। और कुछ? हाँ, एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पता है ना, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल की क्या होता है? O2, यानी कि उसकी एटॉमिसिटी 2 है। H2 की एटॉमिसिटी या हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी 2 है। ओजोन की एटॉमिसिटी 3 है। और हम किसकी एटॉमिसिटी की बात करें? एलिमेंट्री गैसेस। ये सब एलिमेंट्री गैसेस हैं जिसमें एक ही एलिमेंट इन्वॉल्व है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात नहीं कर रहे जिसमें 2 एलिमेंट इन्वॉल्व है, CB और OB। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात नहीं कर रहे जिसमें 2 एलिमेंट इन्वॉल्व है, NB और OB। वी आर टॉकिंग अबाउट एलिमेंट्री गैसेस ओनली, यानी कि एलिमेंट जो गैस के फॉर्म में रहता है, O2, H2, N2, O3। क्लियर है? तो इनकी एटॉमिसिटी हम निकाल सकते हैं यूजिंग एवोगाड्रोस लॉ। मान लो आपको पता ही नहीं है कि हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी 2 होती है, आपको नहीं पता ये चीज, अब अपन निकालते हैं कि 2 कैसे होती है यूजिंग एवोगाड्रोस लॉ। ठीक है, चलिए इसमें लिखिएगा नीचे, देख लो पहले डेफिनेशन एटॉमिसिटी का भी। एटॉमिसिटी ऑफ एन एलिमेंट्री सब्सटेंस, एटॉमिसिटी ऑफ एन एलिमेंट्री सब्सटेंस, atomicity of an elementary substance is defined as the number of atoms, is defined as the number of atoms, is defined as the number of atoms of the element, number of atoms of the element present in one molecule of the substance। समझ के लिखना, क्या लिख रहे हो? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। उस सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए आपको उस एलिमेंट के कितने एटम्स लगेंगे, दैट इज द एटॉमिसिटी ऑफ दैट एलिमेंट। समझ गए क्या? एग्जाम्पल पे लिख लो, एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 2। ऑक्सीजन पूरा नाम लिखना ना, एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 2, ब्रैकेट में O2 लिख लेना। ठीक है, अब ये तो हमने एग्जांपल लिखा, मान लो आपको नहीं पता था कि इसकी एटॉमिसिटी 2 होती है, तो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, यूजिंग एवोगाड्रोस लॉ। ठीक है, तो चलो नीचे लिखो, टेकिंग द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन, टेकिंग द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन, टेकिंग द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन, comma, its atomicity can be calculated as follows. Its atomicity can be calculated as follows. Its atomicity can be calculated as follows. ठीक है, तो चलो O2 की मतलब ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी निकालते हैं कि 2 कैसे होगी। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पर हमारा एक रिएक्शन है वाटर वाला, है ना? क्या है रिएक्शन? हाइड्रोजन। अब H2 मत लिख देना ना, हमें तो पता ही नहीं है कि H2O2 क्या होता है, मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिसिटी क्या है, ऑक्सीजन का एटॉमिसिटी क्या है। तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन हमने लिया और बन गया वाटर। ठीक है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंटली पता चला कि जब इसका 2 वॉल्यूम लेते हैं
और इसका एक वॉल्यूम लेते हैं, तब जाके ये 2 वॉल्यूम बनता है। एक्सपेरिमेंट, आपने 2 लीटर हाइड्रोजन गैस ली होगी, 1 लीटर ऑक्सीजन गैस ली होगी, तो 2 लीटर पानी बन गया। तो यही तो हमारा रिएक्शन भी होता है ना, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। तो ये एक्सपेरिमेंटली हमने ये निकाल लिया। यहाँ तक क्लियर है? अब अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ, पहले समझो फिर लिखना ना। अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ, अभी अपन ने क्या बोला कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर आपके पास तीनों के इक्वल वॉल्यूम है तो तीनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे, ऐसा लिखा ना हमने। तो अगर मैं यहाँ पे एवोगाड्रोस लॉ लगा दूं तो कितने कितने मॉलिक्यूल्स होंगे हमारे पास सबके? ध्यान देना, अगर ये एक वॉल्यूम है तो मान लेते हैं इसके पास n मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये तो 2 वॉल्यूम है, डबल द वॉल्यूम है, तो इसके पास 2n मॉलिक्यूल्स होंगे। आया ना? इनमें मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? 2n मॉलिक्यूल्स, और इसमें भी 2n मॉलिक्यूल्स। करेक्ट? अरे आया ना? ठीक है, यहां हमने क्या कर दिया, वी हैव अप्लाइंग एवोगाड्रोस लॉ। हमने सिर्फ एवोगाड्रो लॉ लगाया है कि इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सॉरी इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस के पास इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं, पर यहां तो इक्वल नहीं है तीनों, पर इसका अगर n होगा तो ये दोनों उससे डबल है ना, तो इसलिए मॉलिक्यूल भी डबल हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब आप एक काम करो, इस सबको 2n से डिवाइड कर दो। इससे डिवाइड करें अपन 2n से, तो यहां क्या बचेगा? 1 मॉलिक्यूल। यहां क्या बचेगा? हाफ मॉलिक्यूल, 1/2 मॉलिक्यूल, और यहां 1 मॉलिक्यूल। मैंने 2n से ही क्यों डिवाइड किया, मैं आपको रीजन बता रहा हूं, कुछ किसी और से क्यों नहीं किए, n से क्यों नहीं किए, 2 से क्यों नहीं किए, 4n से क्यों नहीं किए। मैं चाहता था कि एक मॉलिक्यूल पानी में कितने मॉलिक्यूल ये लगे, ये पता करना चाह रहा था मैं। यहाँ था ना, इसलिए मैंने 2n से डिवाइड कर दिया ताकि ये 1 हो जाए। तो इससे अपन को साफ समझ में आ रहा है कि पानी एक मॉलिक्यूल में आधा मॉलिक्यूल ऑक्सीजन इन्वॉल्व है और एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन इन्वॉल्व है। क्या समझ में आया आपको? वाटर का एक मॉलिक्यूल होता क्या है? H2। यानी कि वाटर के एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के कितने एटम है? एक। और वो कितने मॉलिक्यूल के बराबर हैं? हाफ मॉलिक्यूल के बराबर है। किसी को समझ में आ रहा है? हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का मीनिंग होता है एक एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो एक मॉलिक्यूल का मतलब कितना हो जाएगा? 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। यही तो उसकी एटॉमिसिटी है। समझे क्या? फिर से समझना, आपने पहले स्टैंडर्ड रिएक्शन लिख लिया, एक्सपेरिमेंटल हमको ये क्वांटिटी पता चल गई, ये याद करने की जरूरत नहीं, हमको पता है रिएक्शन क्या होता है, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। दैट इज व्हाई हमने 2 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम और 1 2 वॉल्यूम लिखा है, ये आया एक्सपेरिमेंटली है। ठीक है, अब हमने एवोगाड्रोस लॉ लगा दिया क्योंकि ये हमारी हेडिंग ही है कि एवोगाड्रोस का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं अपन। तो एवोगाड्रो लॉ लगाए तो क्या हो गया? इक्वल मॉलिक्यूल्स, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस है इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो 1 वॉल्यूम में अगर n मॉलिक्यूल ऑफ n मॉलिक्यूल्स हैं तो 2 वॉल्यूम्स में 2n होंगे। तो यहां तो हमने इक्वल लिया ना, क्योंकि इन दोनों का वॉल्यूम तो सेम है, तो इनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है। करेक्ट? तो यही आपका एवोगाड्रोस लॉ लगा। ठीक है, अब हमने पूरे को 2n से डिवाइड कर दिया जस्ट बिकॉज ये 1 मॉलिक्यूल हम जानना चाह रहे थे कि इसके एक मॉलिक्यूल में दोनों का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो इसके एक मॉलिक्यूल में इसका एक मॉलिक्यूल का कंट्रीब्यूशन है और इसका आधा मॉलिक्यूल का कंट्रीब्यूशन है, जो कि आधा मॉलिक्यूल एक एटम के बराबर है। तो एक मॉलिक्यूल कितने एटम के बराबर होगा? डबल कर दो दोनों को, तो हाफ को डबल किए तो 1 आया ना, तो इसको भी डबल करोगे तो 1 का डबल 2 एटम। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन, जो कि कितनी होती है? 2। यही तो मीनिंग होता है ना एटॉमिसिटी का, कि उस एटम, उस एलिमेंट के एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए उसके कितने एटम लगे, कितने लगे? 2 एटम्स। क्लियर है ये? चलो उसको लिखते हैं। तो आपने कुछ लिखा है अभी, एटॉमिसिटी ऑफ कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज, इतना लिखे है ना? हाँ चलो नीचे रिएक्शन लिख लो। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स H2O, मतलब वाटर। फिर तीनों के नीचे उनके वॉल्यूम्स लिख लेना जो एक्सपेरिमेंटली हमने डिटरमाइन किए हैं। टू वॉल्यूम्स, 1 वॉल्यूम एंड 2 वॉल्यूम्स। डन। और उसके नीचे लाइन में लिख देना अप्लाइंग एवोगाड्रोस लॉ,
2n मॉलिक्यूल्स, n मॉलिक्यूल्स, 2n मॉलिक्यूल्स, वहां तक लिख के रुकना। फिर साइड में लिखेंगे, जैसे आपने यहाँ पे एवोगाड्रो लॉ लिखा ना अप्लाइंग, उसी के नीचे लिखेंगे डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2n, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2n यहां पर। उसके बाद तो ये स्टेप आया ना, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2n, डिवाइड कर दो तो ये 1, ये 1/2 और वो 1। ठीक है, डन। तो इसका अपन क्या लाइन लिख सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल पानी में एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और आधा मॉलिक्यूल ऑक्सीजन होता है। उसको लाइन, उसको सेंटेंस के फॉर्म में लिखना, does one molecule of water contains, does one molecule of water contains half molecule of oxygen, does one molecule of water contains half molecule of oxygen, full stop। बट हमको पता है ना कि एक मॉलिक्यूल पानी में ऑक्सीजन तो एक ही होता है, बट वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन्स, but one molecule of water contains one atom of oxygen, one molecule of water contains one atom of oxygen। तो नीचे लाइन में ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, half molecule is equals to one atom of oxygen, therefore one molecule is equals to two atoms of oxygen, one molecule is equals to one atom of oxygen, therefore one molecule, ये half molecule है, one molecule is equals to two atoms of oxygen, two atoms of oxygen। Last line में, therefore atomicity of oxygen is 2, therefore atomicity of oxygen is 2, done। ये फर्स्ट एप्लीकेशन हुआ, ठीक है। सेकेंड एप्लीकेशन देखो, टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन, टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन, टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन molecular mass to find the relationship between molecular mass and vapor density of a gas, molecular mass and vapor density of a gas। हमको डेंसिटी तो पता है, डेंसिटी क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम है ना, मास ऑफ एनी गैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ दैट गैस गिव्स यू द डेंसिटी ऑफ दैट गैस, ठीक है। पर वेपर डेंसिटी जब हम बोलते हैं ना, तो हम अपनी उस गैस की डेंसिटी को हाइड्रोजन की डेंसिटी से कंपेयर करते हैं, उसको कहते हैं वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ दैट गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड की वेपर डेंसिटी निकालनी है तो आपको न्यूमरेटर में कार्बन डाइऑक्साइड की डेंसिटी रखनी पड़ेगी एंड डिनोमिनेटर में हाइड्रोजन की डेंसिटी। तो अपन कंपैरिजन, जब रिलेशन निकाल रहे हैं उसका हाइड्रोजन के साथ, तो उसको कहते हैं वेपर डेंसिटी, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन लिखते हैं वेपर डेंसिटी की। मॉलिक्यूलर मास तो सबको पता है ना क्या होता है, एक मॉलिक्यूल का मास, जैसे हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है, 1 into 2 है ना, दैट विल बी 2 AMU, हाँ है ना, मॉलिक्यूलर मास। और वही मोलर मास बोल दूंगा तो 2 ग्राम हो जाएगा, AMU को हटा के क्या लगा देंगे, ग्राम लगा देंगे, ठीक है। चलो तो लिखते हैं वेपर डेंसिटी का डेफिनेशन। वेपर डेंसिटी of a gas is defined as the ratio of, vapor density of a gas is defined as the ratio of, ratio of density of the gas, density of the gas
टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, दैट इज, देखो नीचे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, वेपर डेंसिटी को Vd इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। डन। अब डेंसिटी को ना एक्सपैंड करते हैं अपन, ठीक है। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो हम ऐसा इसको लिख सकते हैं, ध्यान देना पहले, मास ऑफ certain volume of gas divided by mass of same volume of hydrogen। तो दोनों का वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल हो गया। आप अगर दोनों का सेम वॉल्यूम ले रहे हो तो m बाई वी करोगे, तो अगर वॉल्यूम सेम है तो वी कैंसिल हो जाएगा ना, तो बस मास बचेगा दोनों का, आया ना। मान लो मैंने इसका गैस का भी 2 लीटर लिया और हाइड्रोजन भी 2 लीटर लिया, तो दोनों को m बाई वी करोगे तो 2 दोनों का कैंसिल हो जाएगा ना। इसलिए आपको वॉल्यूम नहीं दिख रहा, सिर्फ क्या दिख रहा है, मास बाय मास का रेशियो। समझेगा क्या है ये कैसे हुआ, हमने दोनों का वॉल्यूम क्या लिया है, सेम लिया है, क्योंकि अपन को क्या लगाना है इसमें, एवोगाड्रोस लॉ। तो एवोगाड्रोस लॉ के तो वॉल्यूम सेम रखते हैं ना, तब तो आप बोलोगे कि दोनों में मॉलिक्यूल सेम है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ऐसा लिख सकते हैं इसको। हाँ, अब यहां पे एवोगाड्रो लॉ लगाएंगे, ठीक है। तो अप्लाइंग एवोगाड्रोस लॉ, अप्लाइंग एवोगाड्रोस लॉ, मास ऑफ, एवोगाड्रो लॉ क्या क्या करता है पता है, वॉल्यूम को मॉलिक्यूल से रिप्लेस कर देता है, वॉल्यूम को मॉलिक्यूल से रिप्लेस। अब क्योंकि दोनों का वॉल्यूम सेम है ना, तो सेम मॉलिक्यूल्स होंगे। तो अगर आप ऊपर वाले गैस का n मॉलिक्यूल बोलो तो नीचे भी क्या होगा, n मॉलिक्यूल्स। तो मास ऑफ n molecules of gas divided by mass of n molecules of hydrogen। हाँ है ना, यहां हमने एवोगाड्रोस लॉ लगा दिया है, ठीक है। आगे बढ़े, है ना। अब इसको भी n से डिवाइड कर देते हैं दोनों को, n n है ना, तो क्या आ जाएगा, 1 1। क्यों 1 ला रहे हैं मैं आपको बताता हूं, क्योंकि हमको पता है मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, 2। तो अपन नीचे 2 लिख देंगे बस। तो डिवाइड बाय n कर दो, डिवाइडिंग बाय n, तो क्या हो जाएगा, Vd इज इक्वल्स टू मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, जो कि 2 होता है। समझ रहे क्या, जो कि क्या होता है, 2। और ऊपर वाले को मैं पूरा मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस लिख सकता हूं, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस मतलब मॉलिक्यूलर मास। तो Vd इज इक्वल्स टू, फाइनल स्टेप, Vd इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 2। ये रिलेशनशिप होता है दोनों में, समझे क्या, ठीक है। तो अब हमको पता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 44, 12 इसका, और 16 इंटू 2 32, 32 प्लस 12 44। तो 44 आपका मॉलिक्यूलर मास है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड की वेपर डेंसिटी कितनी होगी, 20। इसका उल्टा भी ट्रू है ना, आपको अगर वेपर डेंसिटी पता है तो क्या कर दो, उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो आपको मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा उस सब्सटेंस का, उस गैस का। क्लियर है क्या, तो ये डब्बे में डाल देना इसको, वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू उस गैस का मॉलिक्यूलर मास को हाफ कर देना है, तो हमको क्या मिल जाएगी, वेपर डेंसिटी ऑफ दैट गैस। हाँ जयती, सर हम इसमें उस गैस की डेंसिटी पता कर रहे हैं। नहीं, गैस की वेपर डेंसिटी पता कर रहे हैं।
सर ये दोनों में डिफरेंस क्या हुआ फिर? देखो, डेंसिटी ऑफ गैस का मीनिंग होता है उस गैस का मास अपॉन उस गैस का वॉल्यूम, ये डेंसिटी होती है गैस की। वेपर डेंसिटी जब हम बोलते हैं ना तो वी कंपेयर इट विथ हाइड्रोजन। ये वेपर डेंसिटी का डेफिनेशन है कि किसी भी गैस की वेपर डेंसिटी का मतलब क्या होता है, डेंसिटी ऑफ दैट गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। एक्चुअली वी आर कंपेयरिंग इट विथ हाइड्रोजन, तो उसको वेपर डेंसिटी बोलते हैं। यस सर। तो हर गैस का डेंसिटी अलग होगा, पर जब आप वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करोगे उसका, तो आपको बस 2 से डिवाइड करना है उसको, उसके मॉलिक्यूलर मास को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको उस पर्टिकुलर गैस की वेपर डेंसिटी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए थर्ड एंड लास्ट एप्लीकेशन। ये 2 एप्लीकेशन समझ में आई ना आप लोग को? हमने एक स्टेप में to find the relationship between mass and volume of a gas. To find the relationship between mass and volume of the gas. गैस का वॉल्यूम और गैस के मास में रिलेशनशिप निकाल रहे हैं। ठीक है, जो लोग मोल है ना, जानते हैं कि 1 मोल गैस का मास यानी कि मोलर मास, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, 44 ग्राम होता है। 1 मोल का मोलर मास मतलब 1 मोल का मास 44 ग्राम होता है, और उसका वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। यही डिराइव करना है आपको कि किसी भी गैस के मॉलिक्यूलर मास का मीनिंग उसका 22.4 लीटर के बराबर होता है, और वही मॉलिक्यूलर मास को तो अपन मोलर मास बोल देते हैं इन टर्म्स ऑफ ग्राम। तो यहां हमें वही निकालना है, गैस के मास और गैस के वॉल्यूम का रिलेशनशिप। तो हर एक गैस का 1 मोल का मास मोलर मास होता है, और वो किसके बराबर होता है 22.4 लीटर के बराबर। कब? एट एसटीपी, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ओनली। अगर द कंडीशंस आर नॉट स्टैंडर्ड तो ये जो वैल्यू है 22.4 लीटर इज नॉट कांस्टेंट, वो चेंज हो सकती है। ठीक है, पर हमने जो कैलकुलेशन की है वो एसटीपी में की है, तो उसकी वैल्यू आती है 22.4 लीटर्स। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। तो स्टार्ट अपन वहीं से करेंगे जहां पर अभी अपन ने डिराइव किया था ना, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। यहां से आ सकता है मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, यहीं से चालू करेंगे अपना डेरिवेशन। देखो, वी नो दैट मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। molecular mass is equals to 2 into vapor density। ठीक है, रिप्लेस करते हैं वेपर डेंसिटी को उसके फॉर्मूले से, 2 into mass of certain volume of gas at STP divided by mass of सेम वॉल्यूम ना, तब तो वॉल्यूम कैंसिल कर दिए थे अपन पिछले बार भी, क्योंकि वॉल्यूम सेम ले रहे हैं। सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी। डन। हो गया। अब वॉल्यूम की जगह ना 1 लीटर ले लेना। चलिए देखो नेक्स्ट, आगे 2 इंटू मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस, मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस at STP divided by mass of 1 liter of hydrogen at STP। ऐसा इसलिए क्योंकि ये हम निकाल सकते हैं ना, हमको गैस पता हाइड्रोजन है और वॉल्यूम अपन ने 1 लीटर ले लिया है, तो ये अपन एक्सपेरिमेंट करके निकाल सकते हैं कि एसटीपी में हाइड्रोजन के 1 लीटर का मास है, वो निकालते हैं। एक्सपेरिमेंट नीचे लिखा, ये होता है 0.089 ग्राम। रिप्लेस कर दो नीचे, 0.089 ग्राम। 2 into mass
of 1 liter of gas at STP divided by 0.089 ग्राम। ये हमने एक्सपेरिमेंट से निकाल लिया। हाइड्रोजन के 1 लीटर का मास कितना होता है? लाइटर गैस होती है ना हाइड्रोजन, तो जो 1 लीटर का मास 1 ग्राम भी नहीं है, 1 ग्राम छोड़ो कि आधा ग्राम भी नहीं है, आधे का आधा भी नहीं है, नहीं 1 ग्राम का 1/10 भी नहीं है, 0.1 ग्राम भी नहीं है, वो और भी कम है ना। कितनी लाइटर गैस होती है? ठीक है 1 लीटर। ओके नेक्स्ट, 2/0.089 का वैल्यू देखो तो कितना आएगा? 2/0.089 कैलकुलेट करो तो 2/0.089 कितना आ रहा है? लेफ्ट साइड में मॉलिक्यूलर मास चल रहा है ना, 2/0.089 का वैल्यू 89 रख दो और ऊपर 2000 कर दो, डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा? ये 2 टाइम्स में जाना चाहिए है ना। अगर आप 89 से डिवाइड करते हो 2 टाइम्स में, 2 9 18 का 8 कैरी 1 178 22 और फिर एक 0 लेके आते हैं। अब ये जाना चाहिए 20, नहीं 3 में तो 5 जाएगा, फिर से 2 बार में जाएगा 178 22 प्लस 20 42 होगा ये है ना। अब एक पॉइंट लेके 0 लेता हूं नीचे 420, अब ये जाएगा 3 या 4 टाइम्स में, 4 टाइम्स में तो 22.4 एग्जैक्ट जा रहा है क्या? हाँ हो रहा है आगे भी ना। ठीक है 22.4 पे स्टॉप कर दो, तो 22.4 आया इसका वैल्यू, यानी कि मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू 22.4 into mass of 1 liter of gas at STP। डन। इसको 22.4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 22.4 लीटर का मास हो जाएगा। तो फाइनली मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस is equals to mass of 22.4 liter of gas at STP। इससे ये प्रूव होता है कि अगर आप एक गैस का 22.4 लीटर लेते हो तो उसका मास किसके बराबर आएगा? उस गैस के मॉलिक्यूलर मास के बराबर, यानी कि मोलर मास के बराबर। यही से अपन बोल सकते हैं ना कि कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल का वॉल्यूम कितना है? 22.4 लीटर और उसका मास कितना है? 44 ग्राम। ऐसे आप हर गैस का लिख सकते हो, हर गैस का आपको मोलर मास पता है, ऐड करके निकाल लेंगे। ऑक्सीजन का 32, हाइड्रोजन का 2 ग्राम, नाइट्रोजन का 28 ग्राम, बस ऐड तो करके निकाल रहे हैं ना। और उन सब का वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर। तो किसी भी गैस के 22.4 लीटर का मास उसके मॉलिक्यूलर मास यानी मोलर मास के बराबर होता है, 1 मोल। ठीक है चलिए, आप लोग पढ़े हो क्या 10th में मोल कंसेप्ट पढ़े होंगे आईसीएससी में कि 9th से पढ़े? 10th में पढ़े तो आप लोगों को मोल कंसेप्ट पता है ना आपको, ये तो अटेंड किया है अभी है ना। ठीक है आप लोग तो अटेंड किए हो मोल कंसेप्ट है ना। फिर नेक्स्ट हैंड डालेगा मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशंस, मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशंस, मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस क्या होते हैं? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन, राइट। अपन क्लास 9 में पढ़ते थे ना सॉल्यूशंस क्या होते हैं? दे आर द कॉम्बिनेशन मिक्सचर, मिक्सचर होते हैं वो एक तरह के, व्हिच आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट।
ठीक है, देखो नीचे हाइफन डाल के, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर a solution is a homogeneous mixture of two or more of two or more chemically non-reacting substances, chemically non-reacting substances, chemically non-reacting substances, homogeneous mixture of two or more chemically non-reacting substances. Full stop. The component present in the component present in the component present in smaller amount is called the component present in smaller amount is called the component present in smaller amount is called solute and the one present in larger and the one present in larger amount is called solvent is called solvent is called solvent. ये तो था ना, जो स्मॉल क्वांटिटी में लेते हैं उसको सॉल्यूट बोलते हैं और जो लार्ज क्वांटिटी में लेते हैं उसको सॉल्वेंट बोलते हैं. पर जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं ना तो हम बात करते हैं उनकी कंसंट्रेशन की. कंसंट्रेशन मीनिंग बताऊं तो अपन ये समझ लो कि आप क्या बना रहे हो. लेट्स से आप शुगर सॉल्यूशन बना रहे हो. आपको ऊपर का डेफिनेशन समझ में आया कि होमोजेनियस मिक्सचर है ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग स्पीशीज. नॉन रिएक्टिंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब भी हम मिक्सचर बनाते हैं ना तो कंपोनेंट्स आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं. आपने पानी में शक्कर घोला है तो वो बस डिसॉल्व हुई है, पानी के साथ रिएक्शन नहीं किया उसने शक्कर ने. या नमक आपने पानी में घोला तो NaCl सिर्फ डिसॉल्व हुआ है वाटर में, वो सिर्फ स्प्लिट हुआ है अपने आयंस में, वो रिएक्ट नहीं कर रहा है. पानी के साथ रिएक्ट करके कुछ नया चीज नहीं बना रहा है. इट इज नॉट अ केमिकल चेंज, इट इज अ फिजिकल चेंज. मिक्सिंग, सॉल्युबिलिटी, डिसोल्यूशन, ये सब क्या होते हैं? फिजिकल चेंज होते हैं, राइट. तो अब किसी दो लोगों ने बनाया शुगर सॉल्यूशन. किसी ने 1 चम्मच डाली, दूसरे ने 2 चम्मच डाली, तो दूसरा वाले का ज्यादा मीठा लगेगा ना, क्योंकि उसने 2 चम्मच शक्कर डाली है और पहले वाले ने 1 ही डाली है, राइट. तो जिसने 2 चम्मच शक्कर डाली उसका सॉल्यूशन यानी कि उसका शुगर सॉल्यूशन ज्यादा मीठा लग रहा है. उसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलते हैं कि दैट सॉल्यूशन इज मोर कंसंट्रेटेड देन द अदर. समझ रहे हैं? आप लोग 10th में एसिड बेस पढ़े हो ना, तो एसिड बेस में अपन कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट नहीं बोलते थे. तो कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब क्या होता था कि उसमें एसिड ज्यादा होगा, पानी कम होगा. एसिड मतलब क्या होता है? सॉल्यूट. एक एसिड में एसिड सॉल्यूट होता है और पानी सॉल्वेंट होता है. तो अगर कंसंट्रेटेड एसिड बोल रहे हैं तो अपन क्या बोलते थे कि इसमें एसिड ज्यादा है और पानी कम है. और उसको डाइल्यूट करने के लिए क्या करते थे अपन? उसको पानी के साथ मिक्स कर देते थे. और भी अपन पढ़ते थे कि वी डू नॉट ऐड वाटर टू एसिड, वी ऐड एसिड टू वाटर, ताकि स्प्लैशिंग ना हो. तो हमको पता है कि रिएक्शन कैसा था? एक्सोथर्मिक. जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो अगर आप एक कंटेनर जो पूरा एसिड से भरा हुआ है उसमें पानी डालोगे ना ऊपर से, ऐसा छलकेगा वो बाहर, और वो छलक के कहाँ आएगा? आपके ऊपर आएगा. और किसके ऊपर आएगा? आप ही डाल रहे हो ना पानी. कीचड़ में पत्थर मारोगे तो कीचड़ कहाँ आएगा? अपने ऊपर ही आएगा. तो आपने वही काम किया, आपने पत्थर नहीं मारा, बट आपने क्या किया? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन करवाया जिससे बहुत सारा हीट डेवलप हुआ और हीट के कारण वो मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिला और वो स्प्लैश हो गए. और स्प्लैश होकर आपके कपड़े पर आएंगे, आपके स्किन पर आएंगे. दैट इज व्हाई वी ऑलवेज प्रेफर एडिंग एसिड टू वाटर, नॉट वाटर टू एसिड. धीरे धीरे एसिड को पानी में ऐड करेंगे. इसको डाइल्यूशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन. आप उसको डाइल्यूट कर रहे हो. अब जैसे वही जो मीठा वाला पानी ज्यादा मीठा हो गया तो उसको कम मीठा कैसे करोगे? एक्चुअली पानी की शक्कर तो डिसॉल्व हो चुका है ना. अब पानी को कम करने से कुछ काम नहीं चलेगा, वो तो डिसॉल्व है. आधा ग्लास कर दूंगा तो आपको लग रहा है कि कम मीठा हो जाएगा, तो नहीं होगा. तो उसका एक ही तरीका है कि आप उसमें और पानी डालो, यानी कि उसको और क्या करो? डाइल्यूट करो. समझ रहे ना? तो यहाँ पे कंसंट्रेशन का मीनिंग होता है कि आपके सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है, शक्कर कितनी है.
that measures the concentration of your solution. समझ रहे हैं? हम जो भी सॉल्यूशन बनाते हैं उसका कंसंट्रेशन हमें बताना होता है कि हमने इसमें कितना सॉल्यूट डाला है। इसके जैसे दो टर्म आप लोग क्लास 9th 10th में पढ़े हो, मास परसेंटेज एंड वॉल्यूम परसेंटेज, याद है आप लोग को? जैसे अगर मैं बोल दूं 20% ग्लूकोज सॉल्यूशन है, 20% ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन है, तो इसका मीनिंग क्या होता है समझना कि अगर मेरे पास 100 ग्राम ग्लूकोज सॉल्यूशन है तो उसमें 20 ग्राम ग्लूकोज है और बाकी 80 ग्राम पानी है। ये होता है इस लाइन का मीनिंग। दिस इज हाउ वी हैव शोन द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन दैट वाटर। किसी का 40% भी हो सकता है, उसने ग्लूकोज ज्यादा डाला होगा, उसने ग्लूकोज को ज्यादा डाला होगा, यानी कि अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन बना है तो उसमें 40 ग्राम ग्लूकोज है एंड रेस्ट 60 ग्राम्स आर वाटर। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो ये हमने पढ़ा है मास परसेंटेज, ये भी एक तरह का कंसंट्रेशन टर्म है। तो आप कई टर्म्स यूज करके एक सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को डिफाइन कर सकते हो। दिस इज वन ऑफ देम। वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ा था हमने, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का रेशियो इनटू 100। ये भी 20% कैसे आया होगा? आपने 20 लिया सॉल्यूट अपॉन 20 प्लस 80 इंटू 100, मास ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल मास इंटू 100 is the mass percentage of solute in your solution. आया ना? What is the mass percentage of solvent in your solution? तो 80 upon 80 plus 20 into 100 कितना आएगा? 80%। ऐसे निकालते हैं मास परसेंटेज एंड सेम निकालते हैं वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का रेशियो इंटू 100, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का रेशियो इंटू 100। जैसे मास बाय मास का रेशियो इंटू 100 तो वो मास परसेंटेज निकला, वैसे यहां देगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का रेशियो इंटू 100 इज द वॉल्यूम परसेंटेज। ये दोनों ही तरीके होते हैं आपके सॉल्यूशन कंसंट्रेशन को बताने के। तो ये तो आपने पढ़ा है क्लास 9 में। हम यहाँ पर वाले हैं which are related to moles, क्योंकि अपन ने हेडिंग क्या डाली है? मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन। तो मोल का यूज करके हम कुछ और कंसंट्रेशन टर्म्स डिफाइन करेंगे आज। ठीक है, पहले पुराने वाले दोनों रिवाइज कर लेते हैं। देखो फर्स्ट मास परसेंटेज, एक लाइन लिख के लिखना, द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। आप समझ रहे ना कंसंट्रेशन का मतलब? amount of solute which we are adding, है ना? Concentration of a solution can be expressed in a number of ways, कई तरीके से हम अपने सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। समझे क्या? देखो जो साइंस नहीं पढ़ा होगा वो 2 चम्मच शक्कर बोलेगा, है ना? पर जो साइंस पढ़ा होगा वो वाटर का मास निकालेगा, 2 चम्मच शक्कर का मास निकालेगा, शक्कर के मास को वाटर के मास प्लस शक्कर के मास से डिवाइड करेगा, इनटू 100 करके मास परसेंटेज में बोलेगा कि आई हैव 10% शुगर सॉल्यूशन। का मतलब मेरे 100 ग्राम शुगर सॉल्यूशन के ग्लास में 10 ग्राम शुगर है और 90 ग्राम पानी। तो समझ आया ना, वो साइंस का बच्चा है। हाँ चलो पहला लिखेंगे मास परसेंटेज। हाइफन डाल के लिखेगा mass percent of a solute in a solution, mass percent of a solute in a solution is the mass of solute in grams, is the mass of solute in grams, is the mass of solute in grams present in 100 gram of the solution, present in 100 gram of the solution. Is the in the 100 gram of solution. इसका फॉर्मूला लिखना, mass percent is equals to
मास परसेंट नीचे लिखेंगे ना थोड़ा, मास परसेंट इज इक्वल्स टू का साइन लगा करके न्यूमरेटर में लिखना मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट, नीचे लिखना मास ऑफ क्या, सॉल्यूशन, सॉल्वेंट मत लिख देना है ना, पूरे सॉल्यूशन का मास निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, इनटू 100 जरूरी क्योंकि हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं, इनटू, वरना फ्रैक्शन आएगा ना कि अगर आपने 20 ग्राम शुगर को तो 20 अपॉन 20 प्लस 80 यानी कि 20/100 यानी कि 0.2 आएगा, ये तो फ्रैक्शन में आएगा, हमेशा लेस देन 1 होगा ना, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंट, तो मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो कितना आ जाएगा 20%, समझ गए ना। तो वॉल्यूम परसेंटेज भी ऐसी हो, तो वॉल्यूम परसेंटेज नहीं लिखवा रहा हूं मैं, ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का रेशियो होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये हम तब यूज करेंगे जब हमारे सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों ही लिक्विड है, क्या है, दोनों ही लिक्विड है, तो अपन मास ना लेकर के वॉल्यूम में बात कर लेंगे, ठीक है। चलिए सेकेंड, हाँ हाँ नेक्स्ट, मोलारिटी, आप लोग के लिए मोलारिटी, क्योंकि अब अपन मोल की बात कर रहे हैं, नाउ वी नो हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। नाइन्थ क्लास में हम सिर्फ मास मास करते थे, पर आज हमको पता है कि मास को मोल में कैसे कन्वर्ट, हाँ यू नो हाउ टू कन्वर्ट मास इनटू मोल, पता है कि नहीं। 23 ग्राम अगर मैं सोडियम बोलूं तो कितना मोल है मेरे पास, 1 मोल। 46 ग्राम सोडियम बोलूं तो कितना है मेरे पास, 2 मोल। कैसे निकाल पा रहे हैं, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, वो सब्सटेंस एलिमेंट हो सकता है, वो सब्सटेंस कंपाउंड हो सकता है, उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अगर एलिमेंट है तो एटम होंगे और कंपाउंड है तो मॉलिक्यूल्स होगा, और उसका मास किसके बराबर होता है, अगर वो एलिमेंट है तो ग्राम एटॉमिक मास के बराबर, और अगर वो मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर, यानी कि एटॉमिक मास रिटर्न इन ग्राम, मॉलिक्यूलर मास रिटर्न इन ग्राम। एग्जांपल लेते हैं, अगर मैंने 1 मोल ऑक्सीजन गैस लिया, इसका मतलब मेरे पास ऑक्सीजन के एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, जिनका टोटल वजन उनके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा, विच इज 32 ग्राम। अब आपको पता है कि 1 मोल ऑक्सीजन का मास 32 ग्राम होता है, तो अगर मैं आपको बोल दूं कि कन्वर्ट करो 48 ग्राम ऑक्सीजन को मोल में, क्या बोला मैंने आपको, 48 ग्राम ऑक्सीजन को मोल में कन्वर्ट करो, तो आप इन दोनों को उठा लेना पहले कि 32 ग्राम ऑक्सीजन तो 1 मोल होता है, ये तो हमको पता है, तो 1 ग्राम ऑक्सीजन कितना मोल होगा, 1/32 मोल होगा, तो 48 ग्राम कितना मोल होगा, तो 1/32 इंटू 48, दैट विल बी, आप डिवाइड करो उसको, एक से जाएगा 4 टाइम्स में और 6 टाइम्स में, और ये 2 टाइम्स में और ये 3 टाइम्स में, 1.5 मोल, 1.5 मोल है आपको, समझ रहे क्या। तो दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट एनी मास इनटू मोल। तो उसका फॉर्मूला, ये तो अपन ने ऐसे यूनिटरी मेथड से किया ना, इसका जस्ट एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, n is the number of mole given mass upon molar mass। जिन्होंने एम्पिरिकल फॉर्मूला की क्लास अटेंड करी थी उनको याद होगा, ये हम एक कॉलम में मोलर मास से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स निकालते थे, फिर उसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करते थे और फिर उसको होल नंबर में कन्वर्ट करते थे। आपको याद है, पहले कॉलम में एलिमेंट का नाम होता था, दूसरे कॉलम में उसका गिवन मास होता था, तीसरे कॉलम में उसका मोलर मास होता था, और फिर दोनों को डिवाइड करते थे। तो ये हमारा फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। अभी जो एग्जांपल हमने ऑक्सीजन का किया ना, वहां पे 1.5 मोल आ रहा था ना, 48 ग्राम का, कैलकुलेट करते हैं ना, 48 ग्राम गिवन मास था, और ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है 32, देखो 48/32 तो किए थे यहां भी, 48/32 वही चीज है, ठीक है, 48/32 वो कंसेप्ट से गए थे हम, और ये फॉर्मूला में डायरेक्टली पुट कर दिए।
मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, दैट विल बी 1.5 मोल। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको 12th तक काम आएगा मोल कैसे निकालते हैं। अगर मैंने आपको किसी भी चीज का मास दे तो आपको यही काम करना है, मास को सबसेट के मोलर मास से डिवाइड करना है। अगर वो सब्सटेंस एलिमेंट है तो एटॉमिक मास से डिवाइड करना है, अगर वो सब्सटेंस कंपाउंड है तो उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देना। खत्म। ये मॉलिक्यूल था ना, O2 वाज अ मॉलिक्यूल, तो 16 into 2 32 is what है। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मोलैरिटी में आपको जरूरत पड़ेगी। अब हम मास मास नहीं करेंगे इस पर, जैसे मास परसेंटेज में मास मास है ना, मास का रेशियो पर मास का रेशियो हेडिंग डालना पोलैरिटी, MOLARITY, मोलैरिटी, MOLARITY, मोलैरिटी डिनोटेड बाय कैपिटल M, मोलैरिटी डिनोटेड बाय कैपिटल M। लेट अस डिफाइन दिस, है ना, देखिए डेफिनेशन, द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, the molarity of a solution, the molarity of a solution as the number of moles of a solution is defined as number of moles of the solute, number of moles of the solute present per liter, present per liter, लीटर को डेसीमीटर क्यूब भी बोलते हैं, तो में डेसीमीटर क्यूब भी लिख लेना। 1 लीटर मतलब 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। हाँ, the molarity of a solution is defined as the number of moles of solute present per liter या डेसीमीटर क्यूब of the solution, of the solution। ठीक है, उसका फॉर्मूला लिखो, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू, ऊपर न्यूमरेटर में अब आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या, सोल्यूट। अब तक सोल्यूट का मास लिख रहे थे ऊपर, अब उसको मोल में कन्वर्ट करके लिखेंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय, नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, और ये कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए भी नीचे फॉर्मूला लिख लो, नंबर ऑफ मोल्स, जिसको अपन स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है ये, गिवन मास given mass of substance divided by molar mass of substance, वही n is equals to small m by capital M, molar mass of substance। इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं और इसको कैपिटल M से, मोलर मास। ठीक है, ओके, व्हाट अबाउट यूनिट, मास परसेंटेज की तो कोई यूनिट नहीं थी ना, क्योंकि मास बाय मास का रेशियो था, बट ये तो नहीं है मास बाय मास का रेशियो, इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, सोच के बताओ। ऊपर क्या है, मोल, क्या है, मोल भी इसमें लिखा तो है पूरा लीटर्स में, क्या बन गया फॉर्मूला, यूनिट पर लीटर पर यूनिट, यूनिट ऑफ मोलैरिटी मोल पर लीटर, मोल पर लीटर्स, समझे क्या, मोल पर लीटर। ठीक है, चलो सेकंड टर्म, थर्ड टर्म लिखेंगे, थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म आपका मास परसेंटेज हो गया, सेकंड टर्म मोलालिटी,
MOLALITY है ना, मोलालिटी, और इसको अपन डिनोट कर रहे हैं स्मॉल m से, स्मॉल m। मोलालिटी है ना, ब्रैकेट में स्मॉल m, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। चलो उसका डेफिनेशन लिखते हैं। इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the number of moles of solute. It is defined as the number of moles of solute, is defined as the number of moles of solute dissolved in 1 kg of solvent, dissolved in 1 kg of solvent, या dissolved पर kg of solvent। जैसे अपन ने ऊपर क्या लिया था, मोलारिटी में क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यहां क्या हो गया, पर केजी ऑफ सॉल्यूशन, नहीं सॉल्वेंट। यहां चेंज है ना, ऊपर का चीज सेम है ना, न्यूमरेटर सेम है, बट नीचे का चीज वहां क्या था, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, और यहां क्या हो गया, सॉल्वेंट का मास। करेक्ट, इसको भी फॉर्मूले के टर्म्स में लिखो ना, दिस डिवाइडेड बाय दिस, क्या होगा, मोलालिटी इज इक्वल्स टू, या स्मॉल m इज इक्वल्स टू number of moles of solute divided by mass of solvent in kg, mass of solvent in kg। समझे क्या, कौन बताएगा यूनिट, यूनिट कौन बताएगा जल्दी, मोल पर केजी, मोल पर, लिख लो जल्दी से, यूनिट इज मोल पर केजी। अरे मैंने ना यहाँ पे गलती से कैपिटल M लिख दिया ना, मोल स्मॉल m से ही डिनोट करेंगे ना, ध्यान देना इसको ना, ये कैपिटल M नहीं, ये स्मॉल m है ना, मोल पर लीटर, और अभी की यूनिट हो गई मोल पर केजी। ठीक है, चलो एक और लास्ट, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, नेक्स्ट टर्म है मोल फ्रैक्शन। एज द नेम सजेस्ट, परसेंटेज तो नहीं है ये, वरना मोल परसेंटेज लिख देते, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन है, मतलब हम मोल बाय मोल का रेशियो निकालने वाले हैं, सुन रहे हैं क्या, मोल बाय मोल का रेशियो फ्रैक्शन में रहेगा, क्योंकि अपन इनटू 100 नहीं कर रहे हैं। मोल फ्रैक्शन डिनोटेड बाय x, कैपिटल X, ब्रैकेट में कैपिटल X। हाँ, इसमें लिखेंगे डेफिनेशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट in the solution, in the solution is equal to the, is equal to the number of moles of that component, is equal to the number of moles of that component divided by the total number of moles, divided by the total number of moles, divided by the
total number of moles of all the components. एक बार रीड करो तो क्या लिखा है इसमें, कुछ समझ में आ रहा है क्या? वरना हम एग्जांपल से समझते हैं। आ रहा है समझ में? क्या समझा है? शुगर का सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय शुगर का नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि वाटर का अलग नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, शुगर का अलग नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, डिवाइड में दोनों को ऐड कर देंगे। नहीं समझ में आया तो फिर से समझो, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए मेरा एक सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट का नाम क्या है, ए लिया मैंने सॉल्यूट का नाम, यानी कि सॉल्यूट ए है, और सॉल्वेंट क्या है, बी नाम का सॉल्वेंट है, ठीक है। इसके नंबर ऑफ मोल लिए मैंने Na, एन से रिप्रेजेंट करते हैं ना नंबर ऑफ मोल्स, और इसके नंबर ऑफ मोल लिए मैंने Nb, करेक्ट। अगर मुझे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, यानी कि x ऑफ a, x a, x से डिनोट करते हैं ना मोल फ्रैक्शन को, इफ आई वांट टू फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ a यानी कि सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर रखूंगा और नीचे टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जितना भी है कंपोनेंट्स सबका ऐड कर देंगे नंबर ऑफ मोल्स को नीचे, समझे क्या? ऐसे अगर मुझे सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो क्या करेंगे, अब ऊपर नंबर ऑफ मोल किसका आएगा, सॉल्वेंट का। देखो जिसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो उसका नंबर ऑफ मोल्स न्यूमरेटर में, नीचे बाकी जितने भी कंपोनेंट है उसको मिला करके उसका नंबर ऑफ मोल्स डिनोमिनेटर में, यानी कि अगेन Na प्लस Nb, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, आया ना? यही दोनों तो है ना आपके सॉल्यूशन में, इसके अलावा कोई थर्ड है क्या, कोई तीसरा नहीं है, तो यही दोनों मिला के 100% है कि नहीं, फ्रैक्शन में 1 है कि नहीं, तो ऐड करो आप इन दोनों को, एक्स ए प्लस एक्स बी, क्या मिलेगा आपको, देखो क्या मिलेगा, हाँ तो वैल्यू वैल्यू ऐड करो ना, इन दोनों को ऐड करो, बिना बिना कॉपी में करो, किसी ने बोला 1 1, कैसे, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, ऊपर ऐड करोगे तो भी Na प्लस एनबी आएगा, कैंसिल नहीं हो जाएगा Na प्लस एनबी अपन Na प्लस एनबी, क्या आएगा ये, और आना भी चाहिए ना, क्योंकि इन दोनों के अलावा कोई तीसरा है ही नहीं, नहीं। तो अगर आपको एक का मोल फ्रैक्शन लेट से ये 0.4 आया आंसर, तो इसको निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा पॉइंट, जो 0.4 भाई 0.6 हो ना, कैसे बात कर रहे हो, 1 माइनस 0.4, क्यों 0.4 बोले, मैं नो क्यों 0.4 बोले भाई, जब ये 0.4 है तो ये कितना बचेगा, 1 में से बचा हुआ, अरे कोई चीज में अगर एक चीज मैंने बोल दिया वो दो चीज से मिलके बनी है, एक चीज का 40% है, दूसरा कितना होगा 60%, तब तो वो पूरा कंप्लीट होगा ना, समझ में आया क्या? तो मोल फ्रैक्शन भी जब आप ऐड करोगे सबका, तो वो इक्वल टू कितना आएगा, यूनिटी 1 ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, एम आई क्लियर? क्योंकि वही कंपोनेंट्स मिलके तो आपका सॉल्यूशन बन रहा है, उसके अलावा तो कोई और चीजें आप मिला नहीं रहे हो, समझ में आ रहा है? कई बार ऐसा भी होता है, ये तो बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, बाइनरी सॉल्यूशन मतलब जिसमें दो ही कंपोनेंट है, शक्कर और पानी, नमक और पानी, पर अगर आप नींबू पानी बना रहे हो तो उसमें आप नींबू भी डालोगे, उसमें नमक या शक्कर भी डालोगे, और पानी तो रह गई, तो अब ये बाइनरी सॉल्यूशन नहीं है, अब आपके पास 3 कंपोनेंट, आपके पास कितने कंपोनेंट है, 3 कंपोनेंट है, सबके नंबर ऑफ मोल Na, Nb, Nc, सबका मोल फ्रैक्शन XA इज इक्वल्स टू Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc, XB इज इक्वल्स टू Nb अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc, and XC is equals to 1 minus XA minus, नहीं गलत, एक किलो में से तो सॉल्यूशन है ना, मान लीजिए इसका मोल फ्रैक्शन 0.25 आया, इसका मोल फ्रैक्शन 0.35 आया, तो बचा कुछ सी है, तो कितना होगा 0.4, खत्म करके ऐड करके यूनिट, यही अपन बोल रहे हैं कि द सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज 1, समझे क्या? चलो इसको लिखते हैं, कुछ लिखियो क्या हेडिंग,
डेफिनेशन कहां तक लिखी हो? डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। चलो एक एग्जांपल लिखते हैं नीचे इसको। फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग for a solution containing n2 moles of solute, for a solution containing n2 moles of solute, ये 2 सबस्क्रिप्ट सॉल्यूट के लिए यूज कर रहे हैं और 1 सबस्क्रिप्ट सॉल्वेंट के लिए यूज करेंगे। जहां पे अपन ए और बी बोल रहे थे ना, यहाँ 1 और 2 बोल रहे हैं, बस नाम चेंज है। तो क्या लिखे? फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग n2 moles of solute dissolved in n1 moles of solvent, dissolved in n1 moles of solvent, dissolved in n1 moles of solvent, their mole fractions can be calculated as, their mole fractions can be calculated as, निकालोगे? लिख लो x1 x2, मैंने x से x भी लिया, आप x1 x2 लोगे क्योंकि आपके नाम 1 और 2 है। लिख लो, पहले निकालो x1, x1 इज इक्वल्स टू क्या भाई, क्या n1 अपॉन n1 प्लस n2, ये x1 हो गया। एंड x2 इज इक्वल्स टू n2 अपॉन n1 प्लस n2। समझे क्या? आप इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दे दो, अब दोनों को ऐड कर दो, तब तो 1 दिखा पाओगे ना। दे दिए इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ऐड 1 एंड 2, ऐड 1 एंड 2, तो क्या आ रहा है? x लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा x1 प्लस x2 और राइट साइड में वो सारी चीजें ऐड होके क्या मिलेगा हमको? 1। ले लेना एलसीएम, n1 प्लस l2 एलसीएम हो जाएगा दोनों का, तो ऊपर n1 प्लस n2, नीचे भी n1 प्लस n2, कैंसिल होके क्या मिलेगा? 1। समझ में आया क्या? क्वेश्चन लिखो, ये सारे फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में। क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ, calculate the molarity of, calculate the molarity of NaOH. What is NaOH? क्या होता है ये? बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। इसका कॉमन नेम क्या होता है? नहीं, बेकिंग सोडा नहीं होता है, कॉस्टिक सोडा होगा। बेकिंग सोडा तो आपका NaHCO3 है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा है ना। हाँ चलो, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ NaOH in the solution prepared by dissolving, calculate the molarity of NaOH in the solution prepared by dissolving its 4 gram, by dissolving its 4 gram in enough water, in enough water to form 250 ml of the solution, to form 250 ml of the solution। क्वेश्चन समझना, पहले एक बार रीड करो क्वेश्चन को फिर से। आपने कितना NaOH लिया? 4 ग्राम, सुन रहे क्या? 4 ग्राम NaOH लिया और पानी का मास नहीं दिया है, पर बोल रहा है इतना पानी लिए कि सॉल्यूशन बनने के बाद टोटल वॉल्यूम कितना हो गया सॉल्यूशन का? 250 ml। ये है क्वेश्चन। तो आपको पूछ रहा है कि मोलारिटी निकाल के बताओ NaOH की। तो पहले तो फॉर्मूला लिखो मोलारिटी का, जल्दी। क्या होता है फॉर्मूला मोलारिटी का? ऊपर क्या आता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे सॉल्यूट क्या है? NaOH। और नीचे क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। लिखो ना, पहले फॉर्मूला लिखो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि क्या क्या चाहिए और क्या क्या गिवन है हमारे पास और क्या क्या निकालना पड़ेगा। सुन रहे हैं क्या? लिख दिए फॉर्मूला, m इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। क्या आपके पास न्यूमरेटर दिया हुआ है क्वेश्चन में? कहां दिया है? वो तो 4 ग्राम दिया है ना,
मास दिया है आपको तो मोल डालना है, यानी कि डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है। और डिनोमिनेटर दिया है क्या, कितना 250 ml, तो उसको तो लीटर में कन्वर्ट करना आसान है, 250/1000 कर देंगे, 0.250 ml लीटर। तो नीचे का चीज है हमारे पास, ऊपर का नहीं है, तो मोल कैसे निकालते हैं, व्हाट इज नंबर ऑफ मोल, हाँ निकालो पहले उसको और 4 ग्राम से डिवाइड कर दो, वही था ना गिवन कौन, मोलर मास। अरे अभी तो अपन फॉर्मूला लिखे ना, देखो यहाँ पे, जिनको नहीं समझ में आया, ये रहा नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला। आपके पास जो भी मास गिवन है उस चीज का, उसको डिवाइड कर दो उस चीज के मोलर मास से। NaOH का मोलर मास कैसे निकालोगे, NaOH का मोलर मास ऐड कर दो सारे एटॉमिक मासेस को, कितना हो जाएगा 23 प्लस 16 प्लस 1, दैट विल बी 40 ग्राम, ये इसका मोलर मास होता है, वही मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। ठीक है, चलो डिवाइड कर देते दोनों को, तो मोलैरिटी कितनी आ जाएगी, पहले नंबर ऑफ मोल्स तो निकाल ले, क्या भाई क्या करूं नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए, हाँ मतलब 4/40, अरे गिवन मास 4/40, करेक्ट। ये मत सोचना 40/4 करेंगे, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, ऐसा नहीं होता है ना। 0.1 मोल कितना आएगा, 0.1 मोल, करेक्ट। अब अपने पास दोनों आ गया, अभी तक सिर्फ वॉल्यूम था ना नीचे वाला, ऊपर वाला जो मोल था वो मोल में नहीं गिवन था, वो मास में गिवन था, तो हमने मास को मोल में कन्वर्ट कर दिया। एम आई क्लियर, चलो अब डाल दो फॉर्मूले में, खत्म हो गया क्वेश्चन। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू 0.1 डिवाइडेड बाय 250/1000, लीटर में रखना, ml में मत रख देना ना, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमेशा हमारा आंसर मोल पर लीटर, मोल पर ml कुछ नहीं होता, मोल पर हो जाएगा 0.4, ये 1/4 आएगा, ऊपर जाएगा तो 0.4 यूनिट, मोल पर लीटर, कई बार इसको कैपिटल M से भी डिनोट करते हैं, 0.4 M या 0.4 मोल पर लीटर, करेक्ट। समझ में आ गया क्वेश्चन, चलो एक और करते हैं। एनसीईआरटी रखेंगे, चलो एक क्वेश्चन और लिखते हैं। द डेंसिटी ऑफ द डेंसिटी ऑफ द डेंसिटी ऑफ 3 m मतलब मोल पर लीटर, द डेंसिटी ऑफ 3 मोल पर लीटर सॉल्यूशन ऑफ NaCl of NaCl of NaCl is 1.25 ग्राम पर ml, 1.25 ग्राम पर ml। Calculate the molality, calculate the mol calculate the molality, निकालना क्या है, मोलालिटी, बट गिवन क्या है, मोलारिटी। आपको उस NaCl सॉल्यूशन की क्या दी हुई है, मोलारिटी दी हुई है, आपको मोलालिटी निकालने बोल रहा है, क्वेश्चन समझे क्या, है ना। तो पहले आप लोग मोलालिटी का फॉर्मूला लिखो जल्दी से, मोलालिटी जो निकालना है हमें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, लिखो जल्दी से फॉर्मूला,
देखिए फॉर्मूला। अब देखो 3m अगर उसका मोलारिटी, इसका मीनिंग क्या है? सॉल्यूशन की मोलारिटी 3m है, इसका मीनिंग है कि 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तब तो आंसर 3 आएगा ना। हमारा मोलारिटी का फॉर्मूला याद करो। ऊपर क्या रहता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नीचे क्या रहता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अगर किसी की मोलारिटी 3 है तो आप ऐसा बोल सकते हो क्या कि उसका 3 मोल डिसॉल्व है इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो आंसर 3 आएगा कि नहीं आएगा? 3/1 इज 3 आएगा ऐसा। तो उसको वही अज्यूम करके लिखते हैं। देखो नीचे 3m NaCl solution means 3m NaCl solution means that 3m NaCl, m कैपिटल एम आ रहा है या कैपिटल एम? वही 3 मोल पर लीटर। 3 मोल पर लीटर आप खुद ही बोल रहे हो ना, 3 मोल पर लीटर। 1 लीटर में 3 मोल, वही अपन लिख रहे हैं। तो 3m NaCl solution means that 3 moles of NaCl, 3 moles of NaCl are present in 1 liter of solution, are present in 1 liter of solution। मतलब इतना तो तय हो गया है कि सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स 3 है। न्यूमरेटर मिल गया आपको। अब क्या चाहिए आपको? सॉल्वेंट का मास चाहिए केजी में, है ना? वो चाहिए ना, बचा ना वो निकालने का। उसको निकालते हैं अभी अपन। ठीक है, ये लिख लिया आप लोग, पूरा कंप्लीट लाइन लिख लिए कि 3 मोल्स ऑफ NaCl इज डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर मतलब 1000 ml, है ना? एक डेटा और गिवन है क्वेश्चन में, वो क्या है जल्दी बताओ? वो है NaCl सॉल्यूशन का डेंसिटी। क्या दिया हुआ है? डेंसिटी, जो कि कितना दिया हुआ है? 1.25 ग्राम पर ml। हाँ या ना? ये इसलिए दिया है ताकि आप सॉल्यूशन का मास निकाल सको। मैं बता रहा हूं कैसे। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना बोला? 1 लीटर, यानी 1000 ml। तो सॉल्यूशन का मास कितना आ जाएगा? 1.25 ग्राम पर ml इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन 1000 ml। ml ले लूंगा क्योंकि डेंसिटी ml में दी हुई है। 1 मत ले लेना, मल्टीप्लाई करते नहीं बनेगा फिर। समझ रहे हैं क्या? अब मल्टीप्लाई करो तो सॉल्यूशन का मास कितना आया? मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया? 1250 क्या है? वॉल्यूम निकाल रहे हैं जो लीटर होगा, तो क्या है यूनिट? जोर से बोल दे, ग्राम। अरे यार देखो ना, ग्राम पर ml को आपने मल्टीप्लाई किया ml से, तो ml ml कैंसिल हो गया ना भाई। क्या बचा? ग्राम। और वैसे भी तो मास निकाल रहे हैं। ये क्या है? किसका सॉल्यूशन का मास आया है? सॉल्यूशन का। बट हमें तो किसका चाहिए? फॉर्मूला देखो ना बार बार, सॉल्वेंट का। तो ये तो इससे तो काम नहीं बनेगा। बट हम अगर सॉल्यूट का मास निकाल लें तो इससे माइनस कर देंगे तो सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। क्या बोलते हैं? अरे एक सॉल्यूशन दो ही चीजें तो मिलकर बना है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। दोनों के मास को ऐड किए तब तो 1250 आ रहा है। तो इसमें से सॉल्यूट का घटा दो तो सॉल्वेंट का आ जाएगा। पर सॉल्यूट का कैसे निकालें? सॉल्यूट कितना है हमारे पास? अभी तो एक लाइन लिखी थे ऊपर, 3 मोल। सॉल्यूट कितना है? 3 मोल। बट मुझे तो मास में चाहिए। तो जैसे आप मास को मोल में तो मोल को भी तो मास में कन्वर्ट कर सकते हो ना। फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। आया ना? अब मुझे मास चाहिए, मोल पता है, तो 3 इज इक्वल्स टू m अपॉन NaCl का मोलर मास है। क्या प्लस क्या कर दिया भाई? NaCl का मोलर मास 23 प्लस 35.5 कितना हो जाएगा? 58.5। ये समझ में आया कि नहीं? कहां से आया ये?
अरे उसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, वही उसका मोलर मास होता है। बस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा मास? 3 5 15 का 5 कैरी 1, 24 प्लस 1 25 का 5 बचा 2, 15 और 2 17। इतना ग्राम उसमें नमक है। अब इसमें से 1250 में से माइनस कर दो उसको, तो क्या आ जाएगा? एग्जैक्टली मास ऑफ सॉल्वेंट। क्योंकि ये मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लिया हमने, ये मास ऑफ सॉल्यूशन भी निकाल लिया, अब दोनों को क्या कर देंगे? माइनस। तो आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, पर वो ग्राम में आएगा, केजी में कन्वर्ट कर देना। माइनस करो दोनों को। ये आप लोग लिखोगे इसके आगे लाइन में, मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू 3 into 58.5, that is 175.5 gram. Therefore, mass of solvent is equals to 1250 minus 175.5. कितना आएगा? वन जीरो सेवन फोर नहीं, फिर से चेक करो। 107, हाँ ठीक है 107.5, ठीक है, इतना ग्राम। बस अब अपन को दोनों चीजें मिल गई, बस इस ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर देना, पुट कर दो, खत्म। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू क्या लिखूं न्यूमरेटर में? क्या वो नहीं, अरे न्यूमरेटर में क्या रहता है भाई? कहां से मास ऑफ सॉल्यूट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कि कितना है? अच्छा ये मास निकाल पाए क्या? डिवाइडेड बाय नीचे, हाँ मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो उसको डिवाइड करके लिख दो डायरेक्टली 1.0745। बस डिवाइड करो दोनों को, आंसर कितना आएगा बता सकते हो क्या? अप्रॉक्स, अप्रॉक्स बताओ कि सर इतना पॉइंट समथिंग, बिना किए कैसे 0 पॉइंट हो सकता? नीचे का नंबर छोटा है कि बड़ा है? तो फिर हाँ ये बोल दिया 2 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर। अब बताओ कितना आएगा, अब डिवाइड कर लो। ये पता है कब काम आता है इस टाइप का प्रेडिक्शन? जब आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो और आपके 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन में 2 पॉइंट समथिंग कुछ लिखा है, तो नो नीड टू सॉल्व, सीधा टिक करो 2 पॉइंट वाला और आगे बढ़ जाओ। दिस इज हाउ वी कैन सेव टाइम। अरे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं भाई, बाल की खाल निकालना है कि अगर हमको पता है एमसीक्यू में कि हमको एक ही ऑप्शन में 2 पॉइंट समथिंग दिया है, तो नो नीड टू सॉल्व एंड गेट द करेक्ट आंसर। वो तो ना स्टेप मार्क स्टेप दे रहा है, देख रहा है आपके, उसको तो बस बबल चाहिए उस ऑप्शन में। तो आपने पहले ही बता दिया ना 2 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा और वो एक ही ऑप्शन है, तो मारो और आगे निकलो। कर रहे हो डिवाइड? इस क्वेश्चन को एक बार सब वापस से देखेंगे ना अभी। टू 2.79 आंसर आएगा। यूनिट, ओहो, मोल पर केजी, या स्मॉल एम भी लिख के छोड़ सकते हो। कैपिटल एम मतलब मोलैरिटी, स्मॉल एम मतलब मोलालिटी। तो मोल पर केजी लिख दो, या स्मॉल एम भी लिखोगे तो चलेगा, वो मीटर नहीं होगा, समझ रहे हो क्या? यहाँ पे भले स्मॉल एम को अपन मीटर बोलते हैं फिजिक्स में, बट यहाँ पे स्मॉल एम का मतलब मोलालिटी है, वो समझ जाएगा। समझ रहे हैं क्या?
मोलालिटी। जल्दी से क्वेश्चन शुरू से वापस देखो क्या क्या किया हमने। आपको क्वेश्चन में ना एक सॉल्यूशन का मोलालिटी गिवन था, आपसे मोलालिटी पूछा था, ये क्वेश्चन था हमारा, समझ रहे हैं क्या? तो हमने पहले गिवन मोलारिटी से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया और सॉल्यूशन को एज्यूम कर लिया 1 लीटर का है, तो हमको सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता चल गया ना। अब डेंसिटी इसलिए गिवन था ताकि आप सॉल्यूशन का मास निकाल सको। सॉल्यूशन का मास पता चल गया, सॉल्यूट के भी नंबर ऑफ मोल्स को आपने मास में कन्वर्ट कर लिया, दोनों को माइनस कर दिए, सॉल्वेंट का मास आ गया, कन्वर्ट दैट इनटू केजी, पुट इट इन द फॉर्मूला। क्लियर है पक्का क्वेश्चन, है ना? तो ये दोनों क्वेश्चन जो आपने अभी किए ना, मोलारिटी वाला और एक मोलारिटी, ये दोनों आपके एनसीईआरटी के ही सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं, ठीक है? इसके और कुछ क्वेश्चन अपन करेंगे मोलार ये कंसंट्रेशन आएगी ना। एक एक हेडिंग और डालना, लास्ट टॉपिक, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। हाइफन डाल के लिखो डेफिनेशन। परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट इन अ कंपाउंड, परसेंटेज ऑफ any element or constituent in a compound, percentage of any component, yeah, sorry, element or constituent in a compound is the number of parts by mass, is the number of parts by mass, number of parts by mass of that element, percentage of any element or constituent in a compound is the number of parts by mass of that element present in 100 parts, present in 100 parts by mass of the compound, by mass of the compound, by mass of the compound। इसको ना आसान भाषा में समझते हैं। अगर मैं आपको एक फॉर्मूला दूं MgSO4, क्या है ये? मैग्नीशियम सल्फेट। क्या है ये? मैग्नीशियम सल्फेट। आप निकाल सकते हो ना इसका ऐड करके कितना कितना आएगा? 24 प्लस 32 प्लस 4 इंटू 16, 64, यानी कि 24 प्लस 32 प्लस 64 कितना हो जाएगा? 4 4 8 2 10 0 कैरी 1 6 7 8 9 10 11 12 120 आएगा। अब परसेंटेज कॉम्पोजिशन का मीनिंग ये होता है कि इस 120 मास में मैग्नीशियम का कितना परसेंट है, बस वही लिखा है हमने। दिखने में टफ दिख रहा होगा ना कि क्या क्या लिखे हैं, बाई पार्ट्स, बाई मास, है ना, बट वो यही है। आप इंडिविजुअल इंडिविजुअल एलिमेंट्स का परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकाल सकते हो। देखो परसेंटेज कॉम्पोजिशन का मीनिंग ये है कि इस एलिमेंट का पूरे कंपाउंड में कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है। तो 120 में 24 मास मैग्नीशियम का है, 32 किसका है? सल्फर का। तो 32 अपॉन 120 इंटू 100 एंड 64 अपॉन 120 इंटू 100। हालांकि लास्ट का करने की जरूरत भी नहीं है, वही 100 माइनस वाला कंसेप्ट करेंगे जैसे अभी अपन ने मोल फ्रैक्शन में निकाला। वहां 1 से माइनस किए थे, यहाँ 100 से माइनस करेंगे क्योंकि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करे, वो फ्रैक्शन में था। समझे क्या? तो एक एग्जांपल, पहले एक फॉर्मूला लिखो फिर ये वाला एग्जांपल कंप्लीट करेंगे।
देखो फॉर्मूला नीचे, परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट इज इक्वल्स टू परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर में लिखेंगे नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, मोलर मास ऑफ कंपाउंड या मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, एक ही मतलब है, वैल्यू तो दोनों की सेम है ना। एग्जांपल ये एमजीएसओ4 वाला ही कर लेते हैं, चलो लिख लो एक एग्जांपल। कैलकुलेट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, क्वेश्चन है ये, कैलकुलेट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स इन GSO4, in MgSO4, in MgSO है जी। Calculate the percentage composition of the various elements in MgSO4। आप मम्मी को फोन ला के बुला लो, है ना, मम्मी को फोन ला के बुला लो, आप बाहर चले जाओ, ठीक है। तो मैग्नीशियम, सल्फर और ऑक्सीजन का आपको परसेंटेज निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, पहले आप MgSO4 का फॉर्मूला से मास निकाल लो, 120 आ जाएगा। देखो पहले मोलर मास ऑफ MgSO4 कितना हो जाएगा, 24 प्लस 32 प्लस 64, दैट विल बी 120। आ गया। अब एक एक करके सारे एलिमेंट का परसेंटेज निकालेंगे, पहले निकाल लो, कट कर दो, परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल्स टू मास ऑफ मैग्नीशियम डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोलर मास ऑफ कंपाउंड। तो इसका कितना पार्ट है हमारे पास, 24, तो 24 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100। परसेंटेज ऑफ सल्फर भी निकाल लो, और फाइनल परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन के लिए 100 माइनस परसेंटेज ऑफ माइनस परसेंट, समझे क्या, 100 माइनस करके तीसरे वाले का निकाल लेना। नहीं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, बट थोड़ा ज्यादा मेहनत हो जाएगा ना। हाँ हाँ हाँ, तो वो थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा ना, यहाँ आपको 100 माइनस करना रहेगा, 2 नंबर। बताओ जल्दी, मैग्नीशियम का कितना आ रहा है, हाँ ये तो इजी है ना कैलकुलेशन, ये 0 0 कैंसल, ये आपका 2 टाइम्स में कितना आ गया, 20%। ओके, सल्फर का कितना हो जाएगा, 32 अपॉन 120 इंटू 100, अगेन 0 0 कैंसल। ओके, यहाँ थोड़ा सा चेंज आएगा, मतलब एग्जैक्ट नंबर नहीं आ रहा है ना, ये कितने में जा रहा है आपका, 3 टाइम्स में, और ये 8 टाइम्स में, 80/3, दैट विल बी अराउंड कितना, 26 आएगा क्या, 26.67 चलता रहेगा, 6666, तो 26.67%। फाइनली ओ का निकालने के लिए 100 माइनस 20 माइनस 26.67, कितना आ जाएगा फाइनल, बचा कुछ, 50 कुछ आएगा, 40 कैसे आएगा, क्योंकि ये खुद ही 46 है ना, तो बचा 50 कुछ बचेगा, 53.33, ठीक है, इसको परसेंटेज कॉम्पोजिशन बोलते हैं। ये आपके ना कई बार वो एम्पेरिकल फॉर्मूला वाले क्वेश्चन में काम आता है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना। जिन्होंने भी एम्पेरिकल फॉर्मूला की क्लास अटेंड करी है, हमने एक आध क्वेश्चन किया था ना जिसमें पहले से परसेंटेज दिया था सबका, तो हमने उसको ग्राम में कन्वर्ट कर दिया था बाय अज्यूमिंग 100 ग्राम। अगर परसेंटेज कॉम्पोजिशन नहीं दिया रहता तो ऐसे हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकाल सकते हैं सबका, ठीक है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये टॉपिक्स तो इतने ही थे पूरे चैप्टर में, फर्स्ट यूनिट में,